हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन के टॉपिक पर। डिकम्पोजिशन जो है वो दो तरीका से होता है हो सकता है, एक ऑटोलाइसिस और एक प्यूट्रिफिकेशन। तो ऑटोलाइसिस जो है, ऑटोलाइसिस में दो वर्ड में ही इसका मतलब छिपा हुआ है कि सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, सेल्फ ब्रेकडाउन। और इसमें क्या होता है कि बॉडीज ओन एंजाइम, बॉडी का खुद का एंजाइम जो रहता है और एक्टिंग ऑन इटसेल्फ कॉजिंग टिश्यू एंड सेलुलर डिस्ट्रक्शन, टिश्यू और सेलुलर का डिस्ट्रक्शन करता है फ्रॉम इनसाइड। Cell membrane become permeable and break down with the release of cytoplasm containing enzyme. The earliest autolytic change occurs in parenchymatous and glandular tissues and in the brain. सबसे पहले parenchymatous में होता है, फिर glandular tissues में autolytic changes दिखता है। अब दूसरा है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर। प्यूट्रिफिकेशन है क्या? प्यूट्रिफिकेशन is a process by which complex organic body tissue breaks down into simpler inorganic compounds or elements due to the action of microorganisms. Organic body tissues, जो body tissues, जो organic body tissues होता है वो simpler inorganic compounds में टूटता है। और ये किसके वजह से? एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से। जैसे ऑर्गेनिक, जैसे हम लोग का ग्लूकोज है ऑर्गेनिक है, या फिर बॉडी का टिश्यूज है, सब सारे ऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब इनऑर्गेनिक है और इसी में टूटता है। और इसका प्रोसेस कैसे होता है? आफ्टर डेथ द बॉडीज प्रोटेक्टिव फंक्शंस आर absent एंड इट्स डिफेंसिव बैरियर्स इज लॉस्ट। एंड इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट इन्वेड द बॉडी ड्यूरिंग लाइफ इन्वेड द बॉडी नाउ। पहले क्या हुआ कि जो बॉडी का जो प्रोटेक्टिव फंक्शन ये सब था वो खत्म हो जाते हैं मरने के बाद। कोई भी तो एटीपी जनरेशन, ये सब कुछ भी, सब कुछ बंद हो गया है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन खत्म हो गया। अब इसके वजह से क्या होता है, जो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाते थे, अब वो अटैक करने लगे, इन्वेड कर रहे हैं बॉडी को। प्लस सम बॉडी केमिकल्स एंड एंजाइम्स जो कि हेल्पफुल थे इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते थे, वो अब इन द एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, कोई फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ना होने की वजह से आफ्टर डेथ वो उल्टा ही काम करने लगते हैं। मतलब जो पहले हेल्प कर रहे थे अब वो बर्बाद करेंगे। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक में जो HCl है, वो HCl पहले हम लोग का खाना पचाने में हेल्प करता था, डाइजेशन में हेल्प करता था, बट मरने के बाद वही HCl हम लोग के लिए घातक साबित हो जाता है। इसमें कौन कौन से पेट्रिफिकेशन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? वो है क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई, और इसको लेसिथिनेज भी कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, मेन है क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई, और इसके बाद भी स्टाफाइलोकोकस है और भी हैं। और इसमें गैसेस कौन प्रोड्यूस होते हैं? जनरली H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन होता है, अमोनिया, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का एक्सटर्नल साइन जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं वो क्या क्या है? और इसको याद करने का तरीका है 4D। 4D, डी में क्या क्या आते हैं? डिस्कलरेशन, डिस्टेंशन, डिग्रेडेशन एंड डिसोल्यूशन। डिस्कलरेशन में मतलब इसमें कलर का ये होगा, ग्रीनिश डिस्कलरेशन इन द लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। डिस्टेंशन में अलग अलग तरह के गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि गैसेस का अभी जैसे ऊपर में नाम लिया था वही सब गैसेस प्रोड्यूस होंगे। डिग्रेडेशन में क्या होगा कि पीलिंग ऑफ स्किन, स्किन पील होना शुरू हो जाएगा, लूजनिंग ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट, एंड लूजनिंग ऑफ हेयर एंड नेल्स, हेयर और नेल्स भी खत्म होने लगता है। एंड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होता है प्रोग्रेसिव डिकम्पोजिशन लीड्स टू लिक्विफैक्शन एंड faction and disappearance of tissues and organs, eventually skeletonization हो जाता है उसका। मतलब
डिसोल्यूशन सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो उसका जितना भी मतलब ऑर्गन्स है सब सब है, सिंपल भाषा में वो सारे गल जाते हैं और सिर्फ बॉडी में बचता है स्केलेटन। इसी इसी प्रोसेस को स्केलेटनाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग डिस्कलरेशन देखते हैं। डिस्कलरेशन द फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन। डिस्कलरेशन जो रहता है वो डिकम्पोजिशन का पहला एक्सटर्नल फीचर है और ये कहाँ देखा जाता है? सीन ओवर द राइट इलियक फोसा ओवर द रीजन ऑफ सीकम। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला राइट इलियक फोसा, ये है ग्रीन हो जा रहा है। और ये ग्रीन किसके वजह से होता है? ये ग्रीन होता है कंटेंट्स ऑफ बॉवल एंड फुल, सॉरी, ये होता है जो बॉवल में जो कंटेंट्स रहते हैं क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई, उसके वजह से ये होता है। क्योंकि ये क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है H2S गैस, H2S गैस प्रोड्यूस करता है और ये H2S गैस हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके बनाता है, ग्रीन कलरेशन देता है। वही उसका मैकेनिज्म है यहाँ पर कि आफ्टर दैट व्हेन टिश्यू बैरियर इज लॉस्ट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन invade through the intestinal wall and reach the blood vessels। इंटेस्टाइनल वॉल्स में जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वह तोड़ करके, जैसे ये इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये ब्लड है, ये ब्लड है। अब ये जब मरने के बाद ये इन्वेट करके ब्लड में चला जाता है, रीच द ब्लड वेसल एंड प्रोड्यूस H2 गैस। और ये H2 गैस जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, H2 गैस हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके सेल्फ मेथ हेमोग्लोबिन बनाता है और यही करता है डिस्कलरेशन, डिस्कलर द वेसल्स एंड सराउंडिंग टिश्यूज। ऑनसेट बात किया जाए तो इंडिया में ये डिकम्पोजिशन 12 घंटे में, समर्स के दौरान 12 घंटे में होता है और विंटर के दौरान 36 से 48 घंटा लगता है। अब मार्बलिंग ऑफ स्किन, मार्बलिंग ऑफ स्किन क्या होता है कि इसको पहले देख लेते हैं डायग्राम में। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे हो जा रहा है, ब्रांचेस टाइप का लीनियर ब्रांचेस बन रहा है, उसी को कहते हैं मार्बलिंग ऑफ स्किन। और इसको अगर ये कहा जाए तो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट रूट थ्रू विच द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड विथ ईज थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्लड वेसल क्यों इम्पोर्टेंट रूट होता है? क्योंकि ब्लड जो रहता है, ब्लड जो रहता है उसमें ब्लड है, ब्लड खत्म होने के बाद वो बहुत अच्छा मीडियम की तरह काम करता है। जैसे कि लाइक ब्लड अगर एग्जाम्पल की तरह, उसी की तरह ये काम करता है, तो बहुत अच्छा मीडियम हो गया बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ बढ़ता है बैक्टीरिया का, इसलिए कहा जा रहा है इम्पोर्टेंट रूट थ्रू विच बैक्टीरिया कैन स्प्रेड विथ ईज। ईज के कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होता है थ्रू आउट द बॉडी। Their passage is marked by decomposition of hemoglobin to self-made hemoglobin in the blood vessels, which causes a greenish staining of the inner walls of the superficial vessels। जैसे यहीं पे देख पा रही है, आपको यहाँ पे रेड दिख रहा होगा, बट ये ग्रीनिश रेडिश टाइप का होता है। This is seen as linear branching patterns, which is also known as marbling of skin। इसी को कहते हैं हम लोग मार्बलिंग ऑफ स्किन कहा जाता है। और ये मार्बलिंग ऑफ स्किन कब देखा जाता है? समर्स के दौरान ये 36 से 48 घंटा में मार्बलिंग ऑफ स्किन देख पाते हैं हम लोग। पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस क्या है? पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी, ये है जनरली होता है कोई बॉडी मर जाता है, बट अगर उसका क्या हुआ कि उसमें ये बैक्टीरिया भी आ जाए बॉडी के अंदर, है ये फोटोबैक्टीरियम फिशरीज एंड या फंजाई आर्मिलेरिया मेला आ जाए, तो इस बैक्टीरिया के प्रेजेंस के वजह से उनसे हल्का लाइट लाइट टाइप का अपीयरेंस होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस।
इंटरनल चेंजेस ड्यू टू पेट्रिफिकेशन। इंटरनल चेंजेस क्या होता है? सबसे पहले पेट्रिफिकेशन किस किस ऑर्गन्स में होता है इंटरनल में? तो पैरेन्काइमेटस ऑर्गन्स में पेट्रिफिकेशन जल्दी हो जाता है, लेकिन वैसा ऑर्गन जिसमें मस्कुलर टिश्यूज हो या फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट हो उसमें पेट्रिफिकेशन लास्ट में देखने को मिलता है। बट इसका एक्सेप्शन है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। स्टोमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है कि उनमें जो कंटेंट होता है, जैसे स्टोमक में HCl एसिड होता है, उस कंटेंट के वजह से ही उनका डिकम्पोजिशन जल्दी होता है। लीवर जो रहता है वो 12 से 24 घंटे में सॉफ्ट होकर के फ्लैबी बन जाता है और 24 से 36 घंटा में लिवर्स पे ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। और ये जब डिकम्पोज होता है तो पेट्रिफिकेशन के समय में हनीकॉम्ब अपीयरेंस देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स। एयर बबल का फॉर्मेशन के वजह से हनीकॉम्ब अपीयरेंस देता है। ब्रेन सॉफ्ट हो जाता है, डिस्कलर्ड पिंकिश ग्रे हो जाता है लगभग 72 घंटा में, और फिर ये ऑलमोस्ट लिक्विफाइज हो जाता है। 5 से 10 दिन में पूरा का पूरा लिक्विफाई हो जाता है। एंड प्रोस्टेट एंड यूट्रस जो रहता है वो लास्ट ऑर्गन टू डिकम्पोज। सबसे लास्ट में प्रोस्टेट एंड यूट्रस डिकम्पोज होता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेट्रिफिकेशन देखा जाए तो अर्ली पेट्रिफिकेशन एंड लेट पेट्रिफिकेशन। अर्ली पेट्रिफिकेशन में लैरिंग्स, ट्रैकिया, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन किस वजह से होता है वो हम लोगों ने पहले देखा। स्प्लीन, लीवर, ब्रेन एंड ग्रेविड यूट्रस का पार्ट ये जल्दी पेट्रिफाई करते हैं। एंड लेट पेट्रिफिकेशन में आता है हार्ट, लंग्स, किडनीज, इसोफेगस, डायफ्राम, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूट्रस का नॉन ग्रेविड पार्ट, एंड स्किन, मसल्स एंड टेंडन्स ये बहुत लेट में पेट्रिफाई करते हैं। सबसे लेट में तो प्रोस्टेट एंड यूट्रस। फैक्टर्स अफेक्टिंग पेट्रिफैक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स दो हो सकते हैं, दो तरह के। एक एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो जल्दी प्रमोट करेगा, डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। बट इसमें भी एक ये है कि मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से क्यों हो रहा है? हाई टेम्परेचर डिकम्पोजिशन में हेल्प नहीं कर रहा, हाई टेम्परेचर हेल्प कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो में, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर जल्द से जल्द डिकम्पोज कर रहा है। तो हाई टेम्परेचर इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि टेम्परेचर रेंज है, जैसे कि 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में बेस्ट बेस्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन वही जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से कम कर दिया जाए और 38 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो रेट घट जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ फेवरेबल नहीं होता है उस कंडीशन में। और टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से कम कर दिया जाए या फिर 48 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो डिकम्पोजिशन स्टॉप ही हो जाता है। इतना धीरे धीरे होता है कि डिकम्पोजिशन होता ही नहीं। मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और इसका भी सेम फैक्टर है कि इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ बढ़ेगा। इस वजह से एयर, फ्री एक्सेस ऑफ एयर हैशेंस प्यूट्रिफिकेशन, क्योंकि एयर जो रहता है वो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी पर लाता है। इंटरनल फैक्टर्स में एज हो जाता है। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है एज। एज में होता है कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है अभी तक, फिटल लाइफ में ही है, या वैसा बच्चा जो पैदा हुआ है बट अभी तक एक सांस भी नहीं लिया, उसका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा, क्योंकि अभी तक वो बाहर का इन्वायरमेंट से अछूता है। बाहर का इन्वायरमेंट या फिर बाहर का बैक्टीरिया उसके अंदर गया ही नहीं है, इस वजह से उसका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। सेक्स में डिकम्पोजिशन जो रहता है वो सेक्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट थोड़ा सा फीमेल का डिकम्पोजिशन रेट जो रहता है वो थोड़ा फास्ट होता है।
कंडीशंस ऑफ द बॉडी, जैसे एक पतला दुबला इंसान जो रहता है उसका डिकम्पोजिशन रेट जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, बट एक हट्टा कट्टा इंसान जो रहता है उसका डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें मसल्स ये सब थोड़ा रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सब खाने के लिए अच्छा कुछ मिलता है और वो फिर बढ़ पाता है। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ भी एक रीजन है कि डिकम्पोजिशन रेट कैसा है। अगर मान लीजिए किसी का मौत अगर कोई इंजरी या फिर मैकेनिकल इंजरी या फिर सेप्टिसेमिया ये सब से कोई इन्फेक्शन ये सब से हुआ, तो उसका डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि उस इन्फेक्शन के दौरान ही जब मरने के समय में ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा थे तो और ज़्यादा ही बढ़ेंगे। और एक्सटर्नल इंजुरी, वही एक्सटर्नल इंजुरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करता है थ्रू दीज इंजुरीज, बॉडी में एंटर करता है और फिर डिकम्पोजिशन बढ़ाता है। मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस देखेंगे तो पेट्रिफिकेशन जो है वो सीवियरेस्ट साइन ऑफ डेथ है। मतलब इससे भाई श्योर हो गया कि एक बॉडी जो है वो डेड है टोटली। और फ्रॉम डिकम्पोजिशन चेंजेस के से हम लोग पता कर पाएंगे टाइम सिंस डेथ, पता कर सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन चेंजेस मैं आपको नीचे में टेबल दे दूंगा, वो ही डिकम्पोजिशन चेंजेस आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ।